बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है लॉस, डेथ एंड ग्रीफिंग। लॉस क्या है, डेथ क्या है और ग्रीफिंग क्या है, और इसके जो डेथ का जो ग्रीफिंग होता है, जो रिस्पॉन्स देते हैं लोग, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक का जो ऑब्जेक्टिव्स है वो है असिस द साइकोलॉजिक साइन ऑफ डेथ। साइकोलॉजिक साइन ऑफ डेथ क्या है वो हम असिस करेंगे। आइडेंटिफाई बिलीफ एंड एटीट्यूड अबाउट डेथ एंड रिलेशनशिप टू एज, यानी डेथ और रिलेशनशिप टू एज का जो वो है ताल्लुक़ है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। जिससे कि इस उम्र में जो बच्चे होते हैं तो वो डेथ को क्या समझते हैं कि ये टेम्प्रेरी स्लीप हो गया है, या ये सो गया है, अब उठेगा, बाद में उठेगा। या जो फिर जो थोड़े बच्चे का एज जो थोड़ा ज़्यादा होता है तो वो डरना लगता है, उसे डर लगता है मरने से, उसे अपने आप में। और फिर उसके बाद जो थोड़े और बड़े हो जाते हैं यानी एडल्ट हो जाते हैं, तो वो अपने आप के बारे में भी सोचते हैं कि हम सब ने एक दिन मरना है, मरने के बाद भी ज़िंदगी है, तो इस सब के बारे में सोचते हैं। तो ये सब मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस द वेरियस वे ऑफ हेल्पिंग एंड डेवलपिंग एंड डाइंग पेशेंट मीट हिज और हर साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल नीड्स। हम डिस्कस करेंगे कि हेल्पिंग वेज क्या है। डाइंग के पेशेंट मीट, जो डाइंग पे पेशेंट होता है तो उसके लिए जो साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल नीड्स होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। डिस्कस केयर ऑफ द बॉडी, और केयर ऑफ द बॉडी को हम डिस्कस करेंगे आफ्टर डेथ। जब डेथ हो जाए तो इस बॉडी का हम केयर कैसे करेंगे। डिस्कस द लीगल इम्प्लीकेशन ऑफ डेथ। लीगल इम्प्लीकेशन, डेथ के साथ जो लीगल इम्प्लीकेशन इफेक्ट्स आते हैं उसको डिस्कस करेंगे। जो इम्प्लीकेशंस आते हैं फैमिली पे, डेथ बॉडी पे या उसके फैमिली वगैरह पे, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। डिस्क्राइब हाउ अ नर्स मीट्स अ डाइंग पेशेंट नीड्स ऑफ कंफर्ट, और इसको भी डिस्कस करेंगे कि एक नर्स के लिए क्या चाहिए जब एक पेशेंट डाइंग पे हो, तो उसको कैसे कंफर्ट करेंगे, उस डाइंग वाले पेशेंट से कैसे मिलेंगे, तो इसको भी डिस्कस करेंगे। डिस्कस इम्पोर्टेंट फैक्टर्स ऑफ इन केयरिंग फॉर द बॉडी आफ्टर डेथ। अवर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे जब बॉडी का डेथ हो जाए तो उसका केयरिंग कैसे करेंगे, तो इसको भी डिस्कस करेंगे। लिस्ट चेंज दैट अकर इन द बॉडी आफ्टर डेथ। लिस्ट चेंजेस दैट अकर इन द बॉडी आफ्टर डेथ। और डेथ के बाद जो बॉडी में चेंजेस आते हैं, यानी वो जो स्टेपन बॉडी का स्टिफनेस होता है या बॉडी का कलर चेंज होता है, तो इस सब को भी डिस्कस करेंगे। 9th नंबर ऑब्जेक्टिव है डिफाइन टर्म्स रिलेटेड टू लॉस एंड ग्रीपिंग। लॉस एंड ग्रीपिंग का जो रिलेशन है, इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको भी डिस्कस करेंगे। डिस्कस कोबलर-रोज थ्योरी एंड असिस ग्रीपिंग बिहेवियर्स। और कोबलर-रोज एक क्या था, उसका जो थ्योरी था उसको भी डिस्कस करेंगे अबाउट ग्रीपिंग बिहेवियर। जब पेशेंट आफ्टर डेथ जो फैमिली वाले होते हैं, वो जो ज़्यादातर लवेबल इंसान उसका लॉस हो जाता है, तो उसका ग्रीपिंग रिस्पॉन्स क्या होता है, यानी डेथ के बाद जो रिस्पॉन्स होता है फैमिली वालों का, तो वो रिस्पॉन्स हम डिस्कस करेंगे। आइडेंटिफाई कॉमन मैनिफेस्टेशंस ऑफ ग्रीप। कॉमन मैनिफेस्टेशंस क्या है ग्रीप के, एंड डिस्कस द इफेक्ट ऑफ मल्टीपल लॉस ऑन द ग्रीपिंग इफेक्ट्स। और मल्टीपल लॉजेज ऑफ द ग्रीपिंग इफेक्ट्स उसको भी डिस्कस करेंगे, जो इफेक्ट्स आते हैं उस पर। एंड अप्लाई द नर्सिंग प्रोसेस टू ग्रीपिंग क्लाइंट्स। और एक क्लाइंट पे, एक ग्रीपिंग वाले क्लाइंट पे हम कैसे नर्सिंग प्रोसेस को अप्लाई करेंगे, तो इस सब ऑब्जेक्टिव्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा जी, नाउ वी विल डिस्कस इंट्रोडक्शन। अच्छा जी, अब है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है, बर्थ एंड डेथ आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, यानी बर्थ एंड डेथ, पैदा होना और फिर मर जाना, ये दो एस्पेक्ट्स है लाइफ के, विच विल हैपन टू एवरीवन, जो हर किसी के पास होगा।
ठीक है जी। हर एक किसी के पास हर एक इंसान के साथ ये होगा, ये दोनों एस्पेक्ट हर एक इंसान के साथ होगा। Dying and death are painful and first an experience for those that are dying and their loved one caring for them. our dying and death एक ऐसा प्रोसेस है जो बहुत ही पेनफुल है। मतलब जो आपका लवेबल इंसान होता है और वो डाइंग पे होता है या उसका डेथ हो जाता है तो दूसरों लोगों के लिए बहुत ही पेनफुल होता है ये प्रोसेस, या ये टाइम बहुत पेनफुल होता है। एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस फॉर दूज दैट आर डाइंग एंड देयर लव्ड वंस केयरिंग फॉर देम। और ये पर्सनल एक्सपीरियंस होता है फॉर दूज दैट दे आर डाइंग। जब कोई आपके फैमिली से कोई डाइंग पे हो और दूसरा इंसान यानी फैमिली वाले उससे बहुत केयरिंग करता हो तो वो क्या होता है, उसका एक्सपीरियंस हो जाता है कि ये कितना पेनफुल मतलब पेनफुल मैकेनिज्म है या ये कितना पेनफुल टाइम होता है। डेथ अफेक्ट्स ईच पर्सन। डेथ जो है ना हर इंसान को अफेक्ट करता है इन मल्टीपल वेज, जिसमें इंक्लूड है क्या, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली एंड फाइनेंशियली। अब ये सब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे फिजिकली, कैसे साइकोलॉजिकली, कैसे फाइनेंशियली एंड कैसे स्पिरिचुअली इंसान को क्या करता है, इफेक्ट करता है। डिफिनीशन, डेथ एज डिफाइंड एज, डेथ को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि ये एक इरिवर्सिबल सिचुएशन है। मतलब एक बार इंसान मर जाता है तो वो दोबारा से ज़िंदा नहीं होगा, ज़िंदा होगा लेकिन कब, जब आखिरत के दिन। तो आखिरत में इंसान दोबारा ज़िंदा होता है लेकिन ये एक इरिवर्सिबल सिचुएशन है, इस दुनिया में वो वापस नहीं आएगा। ऑफ ऑल वाइटल फंक्शंस, जब ऑल वाइटल फंक्शन काम छोड़ जाता है यानी जब ऑल वाइटल फंक्शन का सिचुएशन ख़त्म हो जाता है, जब ऑल वाइटल फंक्शन स्टॉप हो जाते हैं, परमानेंटली स्टॉप हो जाते हैं, जैसे कि हार्ट, रिस्पायरेशन एंड हायर ब्रेन फंक्शन, तो उस प्रोसेस को हम क्या, उस टाइम उसको हम क्या कहते हैं, डेथ कहते हैं। डेथ इज़ द सिसेशन और permanent termination of all biological functions that sustain a living organism. डेथ जो है ना ये एक ऐसा सिसेशन है या एक ऐसा परमानेंट स्टॉपेज है या एक ऐसा परमानेंट टर्मिनेशन है जब ऑल बायोलॉजिकल फंक्शन स्टॉप हो जाए, यानी जब इंसान का ऑल रिस्पायरेशन, हार्ट बीट, हार्ट या ब्रेन वगैरह फंक्शन स्टॉप करे तो उस प्रोसेस को, उस टाइम उसको हम क्या कहते हैं कि उसका डेथ हो गया। डाइंग का क्या मतलब है कि वो अप्रोचिंग डेथ है यानी डेथ के नज़दीक है, लास्ट स्टेज पे है। फिजियोलॉजिक साइन ऑफ डेथ। अब फिजियोलॉजिक साइंस क्या है डेथ के, तो द फोर कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस आर, द फोर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज आर, अब इसमें फोर मेन कैरेक्टरिस्टिक चेंज आते हैं, जैसे कि लॉज ऑफ मसल टून। लॉज ऑफ मसल टून का क्या मतलब है, जब इंसान का डेथ हो जाता है तो उसका जो मसल्स है वो स्ट्रेट हो जाते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं। दूसरा ये कि स्लोइंग द ऑफ द सर्कुलेशन, उसका सर्कुलेशन सिस्टम स्टॉप हो जाता है, स्लो हो जाता है और लास्ट में वो स्टॉप हो जाता है। चेंज ऑफ इन द वाइटल साइन, वाइटल साइंस में चेंजेस आते हैं। एंड सेंसरी एम्पेयरमेंट, और सेंसरी एम्पेयरमेंट भी हो जाता है यानी सेंसरी लॉस भी हो जाता है। द फॉलोइंग गाइडलाइंस फॉर फिजिशियन एज इंडिकेट टू डेथ। अब कुछ गाइडलाइंस है फिजिशियन के लिए जो कि इंडिकेट करेगा किस चीज़ का, डेथ का। किस ज़रिए से हम इंडिकेट करते हैं कि ये इंसान अब मर गया है। टोटल लैक ऑफ रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जब लैक ऑफ रिस्पॉन्स हो जाए मतलब वो रिस्पॉन्स ही नहीं देता। दूसरा ये कि नो मसल्स मूवमेंट मसल ही नहीं करता, ब्रीथिंग नहीं है। नो रिफ्लेक्स नहीं देता एंड इंसेफेलोग्राम भी उसका फ्लैट आ गया। तो इस टाइम जो फिजिशियन है वो कहते हैं कि ये क्या हो गया, ये पेशेंट एक्सपायर हो गया। बिलीव एंड एटीट्यूड अबाउट डेथ एंड रिलेशनशिप टू एज, अच्छा जी ये 2 बार लिखा है कि रिलेशन टू एज। अब बिलीव एंड एटीट्यूड क्या है अबाउट डेथ एंड रिलेशंस टू एज, यानी डेथ और रिलेशन टू एज का क्या बिलीव है या क्या एटीट्यूड है, उसको अब डिस्कस कर। अच्छा जी, इन्फेंसी टू 5 ईयर, जब बच्चा इन्फेंसी टू 5 ईयर मतलब बचपन से या पैदाइश से लेकर 5 ईयर तक बच्चे का, 1 ईयर से लेकर 5 ईयर तक बच्चे का जो कंसेप्ट होता है अबाउट डेथ वो क्या है, डज नॉट अंडरस्टैंड कंसेप्ट ऑफ डेथ, बिलीफ डेथ इज रिवर्सिबल, टेम्परेरी डिपेचर्स आर स्लीप।
तो उसका कंसेप्ट क्या होता है, वो डेथ को नहीं जानता, वो इसका कंसेप्ट ये होता है कि ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, कि डेथ जो है ना ये रिवर्सिबल है, यानी ये सो गया है और अब टेम्परेरी डिपार्चर है, या ये सो गया है बाद में उठेगा। 5 to 9 ईयर का क्या कंसेप्ट होता है, 5 to 9 ईयर बच्चों का कंसेप्ट ये होता है कि अंडरस्टैंड डेथ इज फाइनल, कि उसे वो अंडरस्टैंड करते हैं कि बस ये फाइनल इसका एंड हो गया, यानी ये बंदा बस चला गया। बिलीव ऑन डेथ कैन बी अवॉइडेड, और क्या करता है, उसका बिलीफ होता है कि डेथ कैन बी अवॉइडेड। बिलीव विशेस एंड अनरिलेटेड एक्शंस कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ, और उसका बिलीफ होता है कि विशेस एंड अनरिलेटेड एक्शन, यानी उसका जो विशेस होते हैं या अनरिलेटेड एक्शन होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किस चीज़ का, डेथ के रिस्पॉन्सिबल है। 9 to 12 ईयर बच्चों का क्या कंसेप्ट होता है, बीइंग टू अंडरस्टैंड ऑन मोर्टिलिटी, वो मोर्टिलिटी यानी डेथ रेट को क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। एक्सप्रेस एन आफ्टर लाइफ एंड फियर ऑफ डेथ, और उसे मालूम होता है कि डेथ के बाद भी ज़िंदगी है, या इस ज़िंदगी के बाद क्या होगा, डेथ होगा, फिर और उसे डर लगता है डेथ से। 12 to 18 year, 12 to 18 year का still concept from previous developmental stages may seem to reach adult perception of death but be emotionally अनेबल टू एक्सेप्ट इट। वो लोग उसका मतलब वही ही कंसेप्ट होता है कि हाँ डेथ अकर होगा, लेकिन क्या होता है, वो इमोशनली एक्सेप्ट नहीं करते। वो बच्चे इमोशनली क्या करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते, कि मतलब जब फैमिली में कोई डेथ हो जाता है तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। 18 to 45 year has attitude toward death influenced by religious and cultural belief, और फिर 18 to 45 year का जो मतलब जो एडल्ट होते हैं तो उसका कंसेप्ट ये होता है कि एटीट्यूड टूवर्ड डेथ इन्फ्लुएंस्ड बाय रिलीजियस एंड कल्चर बिलीफ, कि ये उन लोगों का फिर कल्चरल और रिलीजियस बिलीफ होता है कि बस ये इंसान मर गया तो अब इसके लिए दुआ करो कि उसकी रूह को सुकून मिल जाए। फिर 45 to 65 ईयर एक्सेप्ट ओन मॉर्टिलिटी, फिर वो अपने आप को क्या करते हैं, वो अपने आप को भी ऐसा मतलब ओन मॉर्टिलिटी डेथ को भी एक्सेप्ट करता है कि मुझे भी मरना है, अब मेरा एज ऐसा हो गया है, इस मतलब मेरा एज जो है ना वो अब मरने के करीब हो गया है। एनकाउंटर डेथ ऑफ पेरेंट्स एंड सम फीड्स एक्सपीरियंस, और वो क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स जो डेथ हो गए हैं पेरेंट्स वगैरह की, तो उसको भी याद करते हैं। अच्छा जी, 65 ईयर प्लस जो बच्चे होते हैं, पेयर प्रोलॉन्ग इलनेस sees death as having multiple meanings, freedom from pain, reunion with already deceased family। और जो 65 ईयर प्लस लोग होते हैं तो उन लोगों के साथ फिर क्या होता है कि वो मल्टीपल मीनिंग्स देते हैं डेथ को, कि बस अल्लाह मुझे अब मार दे, बस अब मेरे ज़िंदगी जो है ना वो गज़ाब बन गई है, अब मैं फ्रीडम चाहती हूँ इस पेन से। उसे दर्द होता है, मसल पेन होता है, हड्डियों का पेन होता है। वो लोग बहुत बूढ़े हो जाते हैं तो वो फिर क्या चाहते हैं, अपने मौत को अपनी आज़ादी समझते हैं फिर। अच्छा जी, डाइंग पेशेंट, अब वो पेशेंट जो डाइंग पे है तो उसका अच्छा जी, फिजियोलॉजिकल नीड को भी देखना है, स्पिरिचुअल नीड को भी देखना है और इमोशनल नीड को भी हमने देखना है। तो उसका मीटिंग फिजियोलॉजिकल नीड ऑफ द डाइंग पेशेंट। अब फिजियोलॉजिकल नीड एक पेशेंट के साथ, एक डाइंग पेशेंट के साथ हमारा रिलेशन आ गया तो उसके फिजियोलॉजिकल नीड को हम कैसे देखेंगे। प्रोवाइडिंग पर्सनल हाइजीन मेजर, कंट्रोलिंग फैन। प्रोवाइडिंग पर्सनल हाइजीन मेजर्स, उसको हम पर्सनल हाइजीन प्रोवाइड करेंगे। कंट्रोलिंग फैन, उसको ऐसे मतलब टेबलेट्स देंगे, ऐसे इंजेक्शन लगाएंगे ताकि उसका जो फैन है वो कंट्रोल हो जाए। रिलीविंग रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टीज़, उसका रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टीज़ को रिलीव करेंगे, यानी अगर उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है तो उसको वेंट पे लगाएंगे तो उसके जो डिफ़िकल्टीज़ है ब्रीथिंग के तो उसको भी दूर करेंगे। असिस्टिंग विद मोमेंट न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन एंड एलिमिनेशन, उसके मोमेंट को, न्यूट्रिशन को, हाइड्रेशन एंड एलिमिनेशन को हम असिस्ट करेंगे। प्रोवाइडिंग कंफर्ट टू द पेशेंट, पेशेंट को हम कंफर्टेबल प्रोवाइड कर, मतलब जो कंफर्टेबल पोजीशन होता है, जो कंफर्टेबल जगह होता है वो हम उसे प्रोवाइड करेंगे। एंड रिलीविंग पेन, और पेन को रिलीव करेंगे।
स्पिरिचुअल सपोर्ट, हम स्पिरिचुअल सपोर्ट अब कैसे पेशेंट को देंगे, इससे सपोर्ट देंगे कि जो मतलब उन लोगों का जो स्पिरिचुअल नीड होता है उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि पेशेंट का स्पिरिचुअल नीड क्या है, उसके बिलीव को रिस्पेक्ट देंगे, बी विलिंग टू लिसन एंड डिस्कस इश्यूज ऑफ स्पिरिचुअलिटी। अच्छा जी, उसको क्या करेंगे, उसके बात को सही तरीके से सुनेंगे और उसका जो स्पिरिचुअलिटी इशू है उसको भी हम डिस्कस करेंगे उन लोगों के साथ। डिमोनिस्ट्रेट एम्पैथी, उसके साथ एम्पैथी से पेश आएंगे, यानी अपने आप को उसकी जगह रखेंगे और फिर सोचेंगे उसके लिए वो मतलब उसके लिए प्लान बनाएंगे। फिर प्रोवाइड अ सपोर्टिव प्रेजेंस, और उसको एक सपोर्टिव प्रेजेंस, एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे। रिफर्स टू कम्युनिटी रिसोर्सेज आर स्पिरिचुअल रीडर, और उसको रेफ़र करेंगे कम्युनिटी रिसोर्सेज के साथ, मतलब उसको ऐसा ज़्यादातर लोग जो है ना वो गाँव में ऐसे लोग होते हैं जो कि घरों में रहते हैं और घरों से बाहर ही नहीं निकलते, तो उसको कम्युनिटी रिसोर्सेज का पता ही नहीं होता कि यहाँ पे कम्युनिटी ऐसे ऐसे रिसोर्सेज प्रेजेंट है, यानी हेल्थ केयर सिस्टम्स ऐसे प्रेजेंट है, तो उसको वो रेफ़र करेंगे कि यहाँ पे तुम लोगों के घर के सामने ही एक ऐसा मतलब कम्युनिटी रिसोर्सेज प्रेजेंट है, तो उसको ज्वाइन करें। आर स्पिरिचुअल रीडर, या स्पिरिचुअल रीडर्स को भी उसे मतलब रिफर्स करेंगे। एक्नॉलेज एंड प्रोवाइड फॉर द रिचुअल, और उसको क्या करेंगे, प्रोवाइड फॉर द रिचुअल्स, और उसको मतलब एक्नॉलेज देंगे अबाउट रिचुअल्स के बारे में। इमोशनल सपोर्ट कैसे होगा, इमोशनल सपोर्ट कैसे होता है, इमोशनल सपोर्ट कंपेशन मतलब डिज़ायर टू हेल्प, उसको हेल्प डिज़ायर करेंगे कि हाउ आई हेल्प यू। अच्छा जी, रिस्पॉन्सिवनेस टू इमोशनल नीड, इमोशनल नीड्स का रिस्पॉन्स हमें देंगे, मतलब हम उसे इमोशनल रिस्पॉन्स देंगे। अगर उसे कोई इमोशनल नीड्स चाहिए तो हम उसे मोटिवेट करेंगे, उसे इमोशनल रिस्पॉन्स देंगे। मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड, उसका एटीट्यूड पॉजिटिव रखेंगे। एक्सप्रेसिंग एम्पैथी, उसके साथ एम्पैथी को एक्सप्रेस करेंगे, यानी उसे जाहिर करेंगे कि मैं आपके साथ एम्पैथी जाहिर करती हूँ, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ होता या मैं तुम्हारी जगह होता तो क्या होता। ठीक है, तो उसके साथ क्या करना है, एक्सप्रेस करना है अपनी एम्पैथी को, और उसके एम्पैथी के मुताबिक ही आपने फिर प्लान बनाना है उस पेशेंट के लिए। अटेंडिंग विशेस, उसके विशेस को अटेंड करना है। एंड बीइंग प्रेजेंट, और हमेशा अपने आप को प्रेजेंट रखना है उसके लिए। अगर आप प्रेजेंट नहीं हो सकते तो उसके फैमिली को कहे कि मतलब आपने 24 आवर्स के साथ प्रेजेंट होना है। फिजिकल चेंजेस आफ्टर डेथ, अब कुछ फिजिकल चेंजेस आते हैं डेथ के बाद, जैसे कि प्यूपल फिक्स्ड एंड डायलेट, जो आंखों का प्यूपल होता है वो फिक्स्ड रहता है, मतलब वो फिर घूमता नहीं है और वो डायलेट रहता है। अल्गार मॉर्टिस का मतलब ये है कि रैपिडली बॉडी कूल हो जाती है, यानी जब आप लोग किसी मतलब जिसका वफात हो जाए तो आप लोग देख सकते हैं उस डेथ बॉडी को कि उसका जो बॉडी है वो रैपिडली कूल हो जाती है। फिर है रिगार्ड मॉर्टिस का क्या मतलब है, रिगार्ड मॉर्टिस का मतलब ये है कि उसकी बॉडी मसल जो है ना वो स्टिफ हो जाते हैं, यानी उसके बॉडी मसल जो है ना वो टाइम के साथ साथ उसके साथ स्टिफनिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर है मतलब उसके 2 to 4 आवर्स का जो बॉडी है या उसका जो मसल्स है वो स्टिफनिंग स्टार्ट करता है, यानी बिल्कुल स्ट्रेट होता है, या बिल्कुल अगर उसका मसल जिस डायरेक्शन में है तो उसकी डायरेक्शन में ही रहता है, फिर वो चेंज नहीं करता अपना डायरेक्शन। लीवर मॉर्टिस का मतलब ये है कि उसका कलर जो है ना, यानी जो डिपेंडेंट एरियाज है उसका कलर, डिपेंडेंट एरियाज का कलर चेंज हो जाता है, पर्पल कलर में चेंज हो जाता है। पर्पल कलर में कैसे चेंज होता है कि उसका जो मतलब डिपेंडेंट एरियाज का क्या मतलब है, डिपेंडेंट एरियाज का मतलब ये है कि ये जो बोनी प्रोमिनेंट एरियाज है, यानी ये जो जॉइंट्स के साथ एरिया है, ये कलर चेंज करता है, और कौन सा कलर इख्तियार करता है, पर्पल कलर। अच्छा जी, अब है केयर आफ्टर डेथ के बाद केयर कैसे होगा, तो डेथ बॉडी का केयर कैसे करेंगे हम। डेथ डिक्लेरेशन, डेथ सर्टिफिकेट बाय फिजिशियन, उसका डेथ डिक्लेरेशन करेंगे, यानी उसको डिक्लेयर करेंगे कि ये इसका डेथ हो गया है, और डॉक्यूमेंट्स में भी लिखेंगे। उसके साथ एक सर्टिफिकेट, उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, और सर्टिफिकेट का कॉपी यहाँ हॉस्पिटल में भी रहेगा कि मतलब उसका डेथ इस डेट पे हुआ है, इस टाइम पे हुआ है, और उसका डेथ सर्टिफिकेट फिजिशियन उसे प्रोवाइड करेगा।
ऑटोप्सी, ऑटोप्सी का क्या मतलब है, यानी उसकी फॉर्मेशन के मुताबिक उससे पूछेंगे कि आया आप लोग इस डेथ बॉडी का पोस्टमार्टम करना चाहते हैं कि नहीं। अगर वो लोग करना चाहते हैं तो फिर पोस्टमार्टम भी हो सकता है। कस्टम्स एंड प्रिंसिपल आर केप्ट इन माइंड, जो कस्टम्स एंड प्रिंसिपल है उसको अपने माइंड में रखना है। पोजीशनिंग बॉडी, बॉडी का पोजीशनिंग बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। एंड आर्म लिट एट द साइड, और उसके आर्म जो है ना वो एट द साइड रखना है। आइज आर क्लोज एज इन स्लीप, और उसका आइज ऐसे क्लोज करना है जैसे कि वो सो रहा है। डिनेचर आर रिमूव्ड, उससे सारे डिनेचर्स रिमूव करना है, और उसका जो चिन पोजीशन है उसको भी ठीक करना है। डिनेचर मतलब कि उसके साथ अगर कोई सोने का वो मतलब कोई सोने का चीज़ें हैं उसके हाथ में, उसके अंगूठे में, अगर कोई उसके पास अंगूठी है या कोई सोने का हार है या कोई सोने का ब्रेसलेट वगैरह वगैरह है तो उससे रिमूव करना है। ये सारी चीज़ें रिमूव करना है और उसके चिन को प्रॉपर पोजीशन के साथ बैंडेज करना है, यानी उसके चिन को क्या करना है, बैंडेज करना है। अच्छा जी, रिमूव ऑल एप्लियंसेस यूज्ड फॉर पेशेंट केयर, जो पेशेंट केयर के लिए जो एप्लीकेंट्स यूज़ किया है, यानी जैसे कि कैथेटर हो गया, ट्यूबिंग हो गया, या जो मतलब जो मशीन्स वगैरह हो गए, तो उसको क्या करना है, उसको रिमूव करना है। रिमूव ऑल द एप्लियंस यूज, अच्छा जी ये हो गया। आई विसेट वगैरह को भी रिमूव करना है। रिमूव और ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स का मतलब क्या है, ये सोना मतलब जेवरात वगैरह क्या करना है, ये भी रिमूव करना है, और उसके रिलेटिव को वो लिस्ट देना है, उसके साथ वो ज्वेलरी वगैरह भी देना है, और वो लिस्ट देना है कि ये जब यहाँ आया था तो इसके साथ ये शामिल था, और ये जब अब वापस जा रहा है तो ये सब हम आप लोगों के हवाले कर रहे हैं। आल ओरिफिसिस, ओरिफिसिस का मतलब भी यही है कि आल ओरिफिसिस आर टू बी प्लग्ड विथ कॉटन एंड प्रिवेंट एस्केप बॉडी डिस्चार्ज, और सारे ओरिफिसिस का मतलब क्या है कि उसके नोज़ में, उसके कानों में क्या करना है, कॉटन से उसको मतलब कॉटन से उसको कवर करना है, उसके सारे जो कानों में जो नोज़ में जो सुराख है उसको कवर करना है थ्रू कॉटन। प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज़, और उसको क्या करना है, मतलब अगर ऐसी डिजीज़ है उसे कि वो दूसरे लोगों को उससे खतरा हो सकता है तो उस लोगों को क्या करना है, प्रिवेंट करना है, ताकि क्या ना हो जाए, यानी बॉडी को, डेड बॉडी को सील करना है ताकि लोगों को डिजीज़ न लग जाए। सेंड बॉडी क्लीन, जैसे कि आजकल कोरोना में होता है कि बॉडी को क्या करता है, सील करता है और फिर बेचते हैं। अच्छा जी, सेंड बॉडी क्लीन एंड नीटली ड्रेस्ड, और बॉडी को क्लीन एंड नीटली साफ करना है बॉडी को, और फिर उसको ड्रेस करना है, उसके बाद सेंड करना है। एंड आइडेंटिफिकेशन टैग, और उसके आइडेंटिफिकेशन टैग लगाना है। इफ रिलेटिव्स आर प्रेजेंट, अगर रिलेटिव्स प्रेजेंट है देन बॉडी इज हैंडेड ओवर देन देम विथ प्रॉपर रिटन लीगल अथॉरिटी परमिशन। अगर उसके फैमिली वाले रिलेटिव्स प्रेजेंट है तो आप लोगों ने क्या करना है, बॉडी को, डेथ बॉडी को उसके हैंड ओवर करना है, उसको देना है विद लीगल अथॉरिटी एंड फॉर्मेशन, ठीक है। मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ डेथ एंड इन्फॉर्म टू अथॉरिटी फॉर रजिस्टर ऑफ डेथ फॉर बॉडी। अच्छा जी, डेथ बॉडी का जो रिकॉर्ड होता है उसको आप लोगों ने रखना है हॉस्पिटल में, यानी डेथ बॉडी का एक रजिस्टर होता है, रजिस्टर ऑफ डेथ्स, उसमें उसका जो डेट है या जो मतलब डेथ सर्टिफिकेट का कॉपी है वो क्या करना है, आप लोगों ने महफूज रखना है, उस रजिस्टर में सारा डिटेल लिखना है। लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ डेथ, अब लीगल एस्पेक्ट्स क्या है, फेडरल्स एंड स्टेट लॉ रिक्वायर्स दैट इंस्टीट्यूट डेवलप पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉर सर्टेन इवेंट्स दैट अकर आफ्टर डेथ के बाद क्या करना, मतलब ये भी अकर हो सकते हैं कि अगर आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि आया आप लोग इस पेशेंट का, इस डेथ बॉडी का कोई ऑर्गन या टिश्यू रिमूव करना चाहता है, यानी डोनेट करना चाहता है, कि आप लोग किसी गरीब का मदद कर सकते हैं कि उसको एक ऑर्गन मिले आप लोगों के डेथ बॉडी से, या आप लोगों के डेथ बॉडी से कोई टिश्यू मिले, तो क्या आप लोग कर सकते हैं, ऐसा डोनेट कर सकते हैं। एटॉप्सी, क्या आप लोग इसका पोस्टमार्टम करना चाहते हैं, सर्टिफाइंग एंड डॉक्यूमेंटिंग द अकरेंस ऑफ द डेथ।
और उसको सर्टिफिकेट के साथ और डॉक्यूमेंट्स के साथ तो क्या करना है, डेथ बॉडी का कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन करना है, प्रोवाइडिंग सेफ एंड अप्रोप्रिएट पोस्टमार्टम केयर। और उसको अगर वो पोस्टमार्टम करना चाहता है तो सेफ एंड अप्रोप्रिएट पोस्टमार्टम केयर भी देना है। डेथ मस्ट बी सर्टिफाइड बाय अ फिजिशियन। डेथ मस्ट बी सर्टिफाइड बाय अ फिजिशियन। डेथ जो है ना वो ये ज़रूरी है कि फिजिशियन उसे दे के और वो उस सर्टिफिकेट पे साइन करे कि ये अब एक्सपायर हो गया है। एन अनयूजुअल डेथ, अगर ऐसा डेथ होता है मतलब कि वो बहुत जवान लड़का होता है और डायरेक्टली मर जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं फिर उसके लिए क्या रिक्वायर होता है, मतलब पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड होता है। रिक्वायर्ड फैमिली मेम्बर्स कंसिस्ट एंड सिग्नेचर फॉर ऑटोप्सी। अगर पोस्टमार्टम करना चाहता है कोई तो क्या करना है, पहले तो फैमिली वालों से साइन लेना है, मतलब उस पोस्टमार्टम के ओके हाँ हम पोस्टमार्टम करना चाहते हैं तो उस पर साइन करना चाहिए उसको। सेवरल रीजन फॉर अ डेथ बिकमिंग अ केस ऑफ द कॉर्नल, ये कुछ रीजंस है जैसे कि डेथ बाय सस्पिशियस मीन आर नॉट अंडर अ डॉक्टर केयर, के डेथ जो है ना ऐसा हो गया मतलब डायरेक्टली डेथ हो गया, यानी जो डॉक्टर है उसका केयर सही से प्रोवाइड नहीं हुआ था तो इस वजह से डेथ हो गया। या डेथ रिजल्टिंग फॉर एन एक्सीडेंट, या डेथ जो है ना वो एक्सीडेंट की वजह से हुआ। या क्लाइंट हैज़ बीन हॉस्पिटलाइज लेस देन 24 आवर, या ऐसा डेथ हो गया कि क्लाइंट अभी आया हॉस्पिटल में और डायरेक्टली उसका डेथ हो गया विद इन 24 आवर्स। चलो जी, उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। सब्सक्राइब और चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, इसका नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा। उम्मीद है कि आप लोगों ने इससे थोड़ा सा हेल्प हासिल किया होगा। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी इससे हेल्प हासिल किया है या थोड़ा सा भी इल्म हासिल किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे दिल को इत्मीनान मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़।